भारतीय संविधान के टॉपिक के तहत हम सब लोग उपराष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे। यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमारी जानकारी थी वो एक वीडियो के माध्यम से आपको दी गई थी। उपराष्ट्रपति के बाद आगे जब हमें पढ़ना होता है तो एक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, हमें उसको जानना होता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है इसको जानना होता है। और एक हमारी संवैधानिक परंपराओं से अलग जाकर के उप प्रधानमंत्री का पद कभी कभी सृजित किया गया है, उस पर भी हम सब बात कर लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो इन्हीं 3 चीज़ों पर आधारित होगा। यानी इन्हीं 3 जो बिंदु हैं या ये जो 3 आपकी स्थितियाँ हैं इनको देखना है। एक हम सब जानेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, कैसे गठित होती है, उसका आकार क्या होता है, उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित होते हैं, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं आदि। और प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और उप प्रधानमंत्री का जो पद भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों से इतर ग्रहण किया गया है उसको भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सब आपको पीछे ले चलते हैं। यहाँ पर 2-3 अनुच्छेद को मिला करके देखने की ज़रूरत है, जैसा मैंने बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी ये आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, या और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी कि कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। ये आप जानते हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि भारत ने अपनी जो संसदीय व्यवस्था है, यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? संसदीय है। तो हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और उस ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका मौजूद है। तो भारत ने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका मौजूद है। तो ये परंपराओं से निकला है। तो हमारे यहाँ भी वही सिद्धांत अपनाया गया है कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक तौर पे कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है आप जानते हैं कि वो राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख है हमारे देश का। और जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। अब प्रधानमंत्री की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कैसी है, इस पर भी हम सब लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इससे ये तो यही प्रतीत होता है कि सारे अधिकार, सारे शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन जब इसको आप मिलाएंगे अनुच्छेद 74 के साथ, अभी हम सब इसमें पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब यहीं से नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का भेद उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। कार्यपालिका के सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 74 को जब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा, वहाँ पे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड है। अनुच्छेद 53 ये तो बता रहा है, लेकिन अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और आगे हम स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा वो एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल उसको उसी रूप में वापस कर देती है तो उसे सलाह देनी, उसे अनुमति देनी ही होगी या उसे उस कार्य को स्वीकृत करना ही होगा। तो यही चीज़ें हमें समझनी है। तो यहाँ पे देखिए, मंत्रिपरिषद सबसे पहले हम सब लोग डिस्कस करेंगे कि जो भारत की मंत्रिपरिषद है उसका स्वरूप क्या है और वो कैसे कार्य करती है। इस पूरे बिंदु को हम सब डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ सबसे पहले आप स्पष्ट जान लीजिए कि भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र का प्रमुख है। और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट है यानी मंत्रिमंडल जो है। और ये परंपरा में है
संविधान में केवल इतना ही लिखा गया है। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा, सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक अनुच्छेद 73 भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेना। 72 तक चूँकि हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो 73 में क्या है, संघ की शक्ति का विस्तार है। यानी कि 73 में संघ की शक्ति के विस्तार को बताया गया है कि संघ की शक्तियां कहां तक विस्तृत होंगी। तो अनुच्छेद 73 हो सकता है आप मिस कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना, चूंकि हम सब संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी, प्रधानमंत्री आएगा और उसकी कैबिनेट आएगी। तो 73 भी थोड़ा ध्यान रखना, 73 में संघ की शक्ति के विस्तार को बताया गया है। तो ये अनुच्छेद आप जरूर नोट कर लेना, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समझना है। और एक चीज़ स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, या जानते ही हैं आप, कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री और कैबिनेट उसकी जो है उसको मिला करके वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और हम सब मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 74 और 75 दो अनुच्छेद हैं जिनसे मंत्रिपरिषद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हुआ यह है कि हमने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो संसदीय परंपराओं से जो है तय होती है। और ये परंपराएं हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको स्पष्ट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम सब लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद को डिस्कस करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक अनुच्छेद बताता हूँ। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है, ध्यान से देखना और लिखते चलना, कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। पहली चीज़ ये बताई गई है, यानी कि कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद को बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देना। अब यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या बाध्य नहीं है। तो ये मामला सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार ये वक्तव्य दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख कहीं पर नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इसके पहले एक बड़ा प्रसिद्ध वाद हुआ था, शमशेर सिंह वाद, उसमें भी ये स्थितियाँ स्पष्ट की गई थी। चूँकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। तो ये जो बिंदु है इसको जरूर समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बताया कि ऐसा संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसके लिए वैसे तो 3 संशोधन हुए, एक 24वां संशोधन भी इससे संबंधित है, एक 42वां है और एक 44वां है। लेकिन मुख्य 2 संशोधन आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे एक संशोधन है 42वां संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो 42वां संशोधन 1976 ये बताता है या ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। देखिए, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 का चुनाव जीता तो उसके बाद फिर वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई और उन्होंने काफ़ी संशोधन किए। 24वें संशोधन में भी कुछ ऐसी बातें की गई थी। उसके बाद आपातकाल के समय 42वां संशोधन आया और उस समय इंदिरा गांधी सारी शक्तियां अपने हाथ में रखना चाहती थी। एक प्रकार से वो भारत की ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने लोकसभा की शक्तियों को भी हस्तगत कर लिया था। यह प्रधानमंत्री का पद उस समय या कद इतना बड़ा हो गया था कि वो सबसे ऊपर जाना चाहती थी। तो एक संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
और उसके बाद फिर जब आपातकाल ख़त्म हुआ या समाप्त हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फिर से मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और प्रधानमंत्री बने। तो एक संशोधन हुआ जिसको हम कहते हैं 44वां संशोधन 1978। तो 44वें संशोधन 1978 में ये जो बात कही गई थी क्या कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इसको बनाया रखा गया, इसको समाप्त नहीं किया गया। ये कहा गया कि राष्ट्रपति यानी कि जो 42वें संशोधन की बात थी उसी को यहाँ पर भी दोहरा दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन इसमें एक नया तथ्य जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मामले को, किसी भी ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 44वें संशोधन में यह नया प्रावधान है। तो 44वां संशोधन क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य है, किंतु वो ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद उसको पुनः पारित कर देती है या उसी रूप में वापस कर देती है तो वो फिर उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो जो यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसकी स्थिति 42वें संशोधन में क्या है और उसकी स्थिति 44वें संशोधन में क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी। 44वें संशोधन में स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद उसको पुनः उसी रूप में वापस कर देती है तो उसे अनुमति देनी ही होगी। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कैसे सलाह देगी या इस तरह की बातों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो 74 मेरी समझ से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। वो क्या है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है इसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, तो इसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब इसका कि इस सलाह को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करती है, तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है इसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, या इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि क्या सलाह दी गई है या इसकी जानकारी मांग ली जाए। तो अनुच्छेद जो आपका 74 है वो दो चीज़ें बताता है। पहला क्या कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राजेंद्र प्रसाद से लेकर के 44वें संशोधन तक जो स्थिति स्पष्ट हुई है वो ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है 44वें संशोधन के अनुसार। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। हालांकि एक पॉइंट और ध्यान रखना, 44वें संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। चूँकि मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है, अभी आगे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, तो अभी मैं बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद से यहाँ पर क्या तात्पर्य है और मंत्रिमंडल से क्या तात्पर्य है। तो ये सबसे पहले आप समझ गए होंगे मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, इसलिए हम सब ये पहले जान लें कि मंत्रिपरिषद आखिर क्या होती है, या मंत्रिपरिषद किससे किससे मिलकर के बनी होती है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो होती है एक बड़ा निकाय होती है, यानी कि ये एक बड़ा निकाय है। मंत्रिमंडल के बारे में भी यहीं पर डिस्कस करेंगे, वो एक छोटा निकाय है। तो देखिए, जो मंत्रिमंडल की संरचना है इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब ये होता है जिनको बड़े विभाग आवंटित किए जाते हैं, महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को ही ये विभाग आवंटित करता है, और कैबिनेट मंत्री आमतौर पर बड़े विभाग संभालते हैं। जैसे मान लेते हैं गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, या जैसे वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय। तो ये क्या है? ये बड़े मंत्रालय हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सबसे प्रमुख सर्वोच्च मंत्री होते हैं, और इनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, और बड़े विभाग इनको आवंटित किए जाते हैं। और कैबिनेट मंत्री सहित प्रधानमंत्री ही ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय करता है।
बल्कि कैबिनेट में भी अभी आगे एक शब्द सुनेंगे आप सब, किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के प्रधानमंत्री सलाह करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी जुड़ेंगी, जैसे ये स्थिति निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, वो शक्तिशाली है या नहीं है। जैसे अगर कोई गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा तो उसकी कैबिनेट में उसकी भूमिका कम होगी, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहले से तय होते हैं, प्रधानमंत्री को क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय किया जाता है, वहाँ पर वो अपने मनपसंद के मंत्री भी चुनने में असमर्थ होता है। और यदि प्रधानमंत्री मजबूत है तो अलग स्थिति आएगी, फिर वो अपनी कैबिनेट अपने मनपसंद तरीके से बना सकता है। तो उस पर भी हम सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि जो मंत्रिपरिषद की संरचना होती है उसमें सबसे ऊपर उसके शीर्ष पे कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, यानी इसको अभी हम सब देख लेंगे। और दूसरे पे होते हैं हमारे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अब यहाँ पे देखेंगे, वैसे तो सरल भाषा में अगर हम बता दें आपको तो पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। लेकिन यहाँ पे जो राज्य मंत्री होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, आप देखेंगे कुछ राज्य मंत्रियों के आगे लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक लिखा रहता है केवल राज्य मंत्री। तो अगर हम इन कैटेगरियों को मान लें तो टोटल 4 प्रकार के मंत्री हो जाएंगे, यानी पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और तीसरे केवल राज्य मंत्री। तो देखिए राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए ये अपेक्षाकृत छोटे मंत्रालय पाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र तरीके से अपना मंत्रालय संभालते हैं। जैसे कुछ मंत्रालय होते हैं, जैसे खेल का मंत्रालय है, युवा मामले हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार के तहत रखा जाता है, यानी वो स्वतंत्र तौर पे काम करते हैं लेकिन उनको कैबिनेट से नीचे रखा जाता है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर उनको कैबिनेट में आवंटित किया जाता है। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं और एक जो केवल राज्य मंत्री होते हैं। तो जो ये राज्य मंत्री होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। वो बड़े जैसे मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय में नीचे एक जो है राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है ताकि वो सहायता करे। और उपमंत्री ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं जो कुल मिलाकर के ना तो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, ना ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये कुछ सलाह देते हैं या कह सकते हैं कि अधीन रह करके काम करते हैं। भारत वर्तमान में इन मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है, उपमंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, तो मंत्रिपरिषद में एक तो कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे राज्य मंत्री हैं। और राज्य मंत्री की 2 कैटेगरियाँ हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक केवल राज्य मंत्री, और एक होते हैं उपमंत्री। और मंत्रिपरिषद जो होता है ये अपेक्षाकृत बड़ा निकाय होता है, ये अपेक्षाकृत बड़ा निकाय होता है, ये आपको समझना है। और इसी में एक शब्द आप ध्यान रखना, एक होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये ज़्यादा शक्तिशाली निकाय होता है, ज़्यादा व्यापक निकाय होता है, आमतौर पे सारे कार्य यही संपन्न करता है। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। तो 2 पद अगर आपको कभी एग्जाम में मिल जाएं, एक मंत्रिपरिषद क्या है और एक मंत्रिमंडल क्या है, तो आप ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलकर के बहुत शक्तिशाली निकाय हो जाता है। खास करके जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली हो, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंदिरा गांधी ने तो कैबिनेट के अधिकारों का भी अतिक्रमण कर दिया था, इतनी शक्तिशाली थी। और मंत्रिपरिषद में ये सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, जैसे आमतौर पे मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है, इसमें 60, 70, 80 तक मंत्री हो जाते हैं। 91 में संशोधन के पहले और ज़्यादा हो जाते थे। मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है, इसमें कम समूह में शामिल होते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है। प्रमुख जो कार्य होते हैं वो यही करता है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी में एक और आप पद याद रखेंगे, एक होता है किचन कैबिनेट। मंत्रिपरिषद तो आप जान ही गए हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, 4 तरीके के उसमें मंत्री होते हैं। उसमें एक और चीज़ आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, पहले एक संसदीय सचिव भी होते थे, अब वो नहीं होते हैं। राजीव गांधी के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसको याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक किचन कैबिनेट शब्द कभी कभी एग्जाम में आया है।
इसको आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो किचन कैबिनेट के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, कैबिनेट तो है ही है, कैबिनेट के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। इसी में एक छोटा निकाय होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने अति महत्वपूर्ण, अति विश्वसनीय 15-20 मंत्रियों या 15-20 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करके सारे महत्वपूर्ण निर्णय करता है। कभी कभी इसकी संख्या और भी कम हो सकती है। इन 15-20 में कुछ अलग अलग समूहों से प्रधानमंत्री चर्चा करके निर्णय ले सकता है। जैसे होता क्या है कि मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है। अगर सभी को शामिल करके निर्णय लिया जाए तो कई बार निर्णय लेना काफ़ी जो है दिक्कत वाला विषय हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि एक रूपता का भी अभाव होता है, गोपनीयता भंग होने का भी खतरा रहता है। तो एक किचन कैबिनेट होती है, यानी कि आंतरिक कैबिनेट भी इसको कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो किचन कैबिनेट में क्या होता है, प्रधानमंत्री अपने 15-20, 10 से 15 या 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्रियों को ले करके सारे महत्वपूर्ण काम संपादित करता है या इन्हीं से सलाह करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो किचन कैबिनेट क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद किस तरह से कार्य करती है। तो ये अनुच्छेद 74 की व्याख्या और उससे जुड़े हुए जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद हम सब अनुच्छेद 75 पे चलते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 75 को देख लेते हैं, फिर हम मंत्रिपरिषद की सारी चीज़ों को एक साथ बता देते हैं। अनुच्छेद भी देखते रहिए साथ साथ में। देखिए, 73 में संघ की शक्ति का विस्तार है। 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 में फिर मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। 76 का संबंध मंत्रिपरिषद से नहीं है, 76 में महान न्यायवादी आता है। और फिर 77-78 भी अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो व्याख्यात्मक तत्व बचेंगे उनकी व्याख्या कर देंगे। देखिए, 75 में क्या क्या है। 75 में एक चीज़ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, एक शब्द प्रयोग किया गया है, नियुक्ति। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार आया है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे क्या होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है। तो वहाँ पे लड़के ज़्यादातर निर्वाचित शब्द मार देते हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। और कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यहाँ पे पहले क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये शब्द यहाँ पर लिखा गया है और यही संविधान में लिखा गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, मंत्रियों की नियुक्ति है, ये ब्रिटेन की संसदीय परंपरा से प्रेरित है। तो संविधान में तो यही लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पर एक संसदीय परंपरा है जिसको आपको समझना है, और वो परंपरा ये है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। यानी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है या लोकसभा में उसका बहुमत होना चाहिए। तो ये परंपरा में है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, यानी कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए थे। तो कोई भी इफ बट नहीं था उनकी नियुक्ति में। राष्ट्रपति ने उनको बुला करके शपथ दिला दी। उसके बाद फिर वो 64 तक प्रधानमंत्री रहे। 64 में पहली बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, यानी एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान आया। फिर 66 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 67 के चुनाव के बाद वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थी। कमज़ोर का सेंस है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, यह स्पष्ट बहुमत बहुत नज़दीक था और अन्य दलों के बाहरी समर्थन पे वो आधारित थी। लेकिन 71 में जब चुनाव हुए तो फिर से वो प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी।
तो यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका सीमित है। अब जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिला हो तो फिर गठबंधन दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है कि जिस दल या जिन दलों का गठबंधन बना हो उनका नेता। जैसे पहले एक परंपरा थी कि राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन अब वो भी परंपरा क्लियर नहीं है। या क्लियर ये है कि अगर गठबंधन है और गठबंधन सबसे बड़ा दल है, यानी गठबंधन के घटक मिल करके सबसे बड़ा दल बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़े दल को साइड में करते हुए गठबंधन दल के नेता को बुला लिया जाएगा। ऐसा भी कई बार हुआ है। और यदि भारतीय राजनीति का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले 1977 में गठबंधन की राजनीति आपको देखने को मिलेगी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कई सारे दलों का एक समूह बना और उन्होंने अपनी सरकार बनाई, हालांकि वो बहुत दिन तक नहीं चल पाई। लेकिन 1989 से लेकर के और 2014 का जो समय है, यानी 89 से लेकर के और 14 का जो समय है, इस अवधि में गठबंधन सरकारों का बोलबाला रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी का बहुमत नहीं था तो सबसे बड़े दल को बुलाना पड़ा, कई बार सबसे बड़े दल को इग्नोर करके गठबंधन दल या गठबंधन समूह के नेता को बुलाना पड़ा। तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? परंपरा में निहित है कि जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय इस परंपरा का पालन करता है। हाँ, ध्यान रखना, जब किसी भी दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है तो राष्ट्रपति की भूमिका सीमित हो जाती है, लेकिन जब किसी का स्पष्ट बहुमत न हो तो उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि 89 से 14 का जो काल है भारत में गठबंधन का काल है, गठबंधन सरकारों का काल है। गठबंधन का मतलब ये होता है सरल भाषा में कि जब कोई एक दल स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है और तमाम दलों को मिला करके सरकार बनाता है, तो ऐसी सरकारों को हम सब गठबंधन सरकारें कहते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जो हमारा 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक तो पहले चीज़ ये थी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे पहले से ही नरेंद्र मोदी को मतलब जो है प्रमोट कर दिया गया था। ये पहले भी हो चुका था, नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये सब प्रधानमंत्री। हालांकि भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद का कोई चुनाव होता है, लेकिन कुछ चेहरे इतने बड़े होते हैं कि वो पहले से ही तय होता है कि उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है। तो 2014 में गठबंधन का काल था वो समाप्त हुआ है और स्पष्ट बहुमत पहली बार किसी दल को मिला, एक मजबूत प्रधानमंत्री। तो अगर आप नेहरू को या इंदिरा को या राजीव को या नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो ये लोग मतलब मजबूत प्रधानमंत्री हैं, स्पष्ट बहुमत के साथ आए हैं, प्रभावशाली हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित हो जाती है। तो वही यहाँ पे कहा गया है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में देखिए, प्रधानमंत्री जिसको कहता है उसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। इसमें भी वही बात आएगी, यदि गठबंधन है तो प्रधानमंत्री कमज़ोर होगा और नियुक्ति में तमाम सारे समझौते उसे करने पड़ेंगे। यदि स्पष्ट बहुमत है तो प्रधानमंत्री मजबूत होगा। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। और कौन नियुक्त करता है उसको? राष्ट्रपति करता है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जैसा मैंने बताया कि परंपरा क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। और सारे लोकसभा चुनाव का एक अपना मूल्यांकन रखा करिए। जैसे 52 से लेकर के 52 में पहली बार चुनाव हुए, फिर 57 में हुए, फिर 62 में हुए, तीनों बार जवाहरलाल नेहरू प्रचंड बहुमत से जीते। उसके बाद फिर 67 में कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी की स्थिति कमज़ोर हुई, लेकिन फिर से 71 में मजबूत स्थिति में आ गई। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी वर्तमान में, राजीव गांधी फिर स्पष्ट बहुमत पाए, प्रचंड बहुमत पाए, फिर नरेंद्र मोदी वर्तमान में, कुछ फिर कमज़ोर प्रधानमंत्री भी हुए हैं। उन चीज़ों को भी समझना है। तो ये पहला प्रावधान आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उस प्रधानमंत्री की सलाह से फिर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति आपने समझ ली है। अब देखिए, शपथ की अगर हम बात करेंगे तो शपथ पहले समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्री होते हैं वो शपथ किसके समक्ष लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मंत्री होते हैं या कह लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और सभी मंत्री जो होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि वो अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी गोपनीयता का मतलब ये होता है कि वो इस बात की भी शपथ लेते हैं कि वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा
कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है, कह सकते हैं राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या व्यक्ति, और वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और एग्जाम में बनता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कि प्रधानमंत्री एवं अन्य जो मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, योग्यता वहाँ पे नहीं बताई गई है, मतलब स्पष्ट कोई योग्यता नहीं है। परंपरा क्या है कि अपने यहाँ क्या परंपरा है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में यह है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान रखना कि भारत में यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त होना है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे भारत में ये परंपरा नहीं है कि प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से निम्न सदन का सदस्य हो। जैसे ब्रिटेन में एक परंपरा है कि वहाँ का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से निम्न सदन का होता है। निम्न सदन मतलब जनता का सदन या लोकसभा जिसको आप कहते हैं। तो भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा सदस्य थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा सदस्य थे। इसके अलावा अगर मुझे याद है तो देवे गौड़ा भी राज्यसभा सदस्य थे। अभी मैं आपको बता दूंगा, शायद कुल 4 लोग ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। उनके नाम आप जरूर याद रखना। तो इंदिरा गांधी पहली बार 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो लोकसभा की सदस्य नहीं थी। तो एक चीज़ ये स्पष्ट अब बैठाइए अपने दिमाग में कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए किस सदन की सदस्यता आवश्यक है। दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा आपको। और यदि वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो एक और चीज़ यहाँ पर आती है। तो यदि कोई सदस्य या कोई व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद में शामिल हुआ है या शामिल होना चाहता है और वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक की छूट प्रदान की गई है। यानी पहली शर्त क्या है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह तक वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है, और 6 माह के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई 6 माह नियुक्त हो रहा है तो उसके अंदर योग्यताएं ना हो। जैसे उम्र की अगर बात करें तो मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र नहीं बताई गई है, लेकिन लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल। तो 25 साल यहाँ पे लागू हो जाएगा। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो ये संविधान में कहीं बताई नहीं गई है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए उसको। और यदि नहीं भी है और 6 माह के लिए मंत्री बन रहा है तो कम से कम उसकी वो सारी योग्यताएं उसे पूरी करनी होंगी जो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री 25 साल से पहले कम से कम प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वो 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहे मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, किंतु उसे आवश्यक जो योग्यताएं हैं वो पूरी करनी होती हैं, और 6 माह के अंदर उसे दोनों सदनों की सदस्यता या दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी, और यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह चुका है और वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि 6 माह करके आप 5 साल कटवा दीजिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो 2 बातें स्पष्ट रखनी है आपको, क्या कि मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ये बाध्यता नहीं है कि आप किस सदन के सदस्य होंगे। आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो जाइए और चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हो जाइए। आपको बहुत सारे ऐसे सदस्य मिल जाएंगे जो राज्यसभा से मंत्री हैं। मैंने उदाहरण दिए, प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ऐसे हैं। इसके पहले आप इसी मंत्रिमंडल में देखेंगे तो कुछ सदस्य आपको ऐसे मिलेंगे जो राज्यसभा से थे। इसके पहले जैसे 16वीं लोकसभा के बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें जैसे अरुण जेटली थे, या जैसे मनोहर पारिकर थे, स्मृति ईरानी थी, ये लोग जो थे राज्यसभा के सदस्य थे और उसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। तो दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह तक मंत्रिपरिषद में वो रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो देखिए, इन चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए, ये राज्य पर भी लागू होंगे। जब हम राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो यही चीज़ें लागू होंगी।
अब एक इसमें और बड़ी खूबसूरत बात है, इसको आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो क्या हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो, यानी राज्यसभा का सदस्य है तो केवल एक चीज़ परिवर्तित होगी। यदि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य उच्च सदन का है तो जब कभी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा या लोकसभा में जब कोई वोटिंग होगी तो वो लोकसभा में वोट नहीं डाल सकता। बाकी उसको सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य के अधिकार होंगे। बस एक चीज़ है, जैसे अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो लोकसभा में किसी मुद्दे पर वो वोट नहीं डाल सकता, और मंत्रियों को भी यही प्रतिबंध है। जैसे एक चीज़ आप पढ़ते हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत बात है संविधान की, एक चीज़ रटते हैं बच्चे कि महान न्यायवादी एक ऐसा पद है जो संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। अपने आप में ये अधूरा है। महान न्यायवादी और मंत्रिपरिषद के वे सदस्य जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, वो संसद सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई सदस्य राज्यसभा का है और वो मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको भी दोनों सदनों में भाग लेने की छूट होती है, चाहे वो संसद के किसी सदन के सदस्य हों अथवा दोनों सदन के ना हों। 6 माह तक तो कम से कम उनको ये छूट है ही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है कि मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई अलग से योग्यता नहीं बताई गई है। लोकसभा या राज्यसभा सदस्य होना चाहिए, वो भी नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे होना होगा, और 6 माह तक वो मंत्रिपरिषद में रह सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वर्तमान मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय वो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, ना विधानसभा के थे ना विधान परिषद के थे। अभी हाल ही में आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, उद्धव ठाकरे न विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के सदस्य हैं। एक संवैधानिक चर्चा वहाँ पे चल रही है। तो ऐसे तमाम प्रावधान राज्य में भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बाध्यता हमारे यहाँ नहीं है कि प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य हो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर एक चीज़ आती है कि जो मंत्री होते हैं, देखिए अब 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो मंत्री परिषद होती है, या कह लीजिए कि मंत्री परिषद का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मंत्री सामूहिक रूप से। तो देखिए जो मंत्री होते हैं उनकी 2 प्रकार की जिम्मेदारी होती है। एक सामूहिक जिम्मेदारी, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है। मंत्रियों के 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात करें कि वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो एक उनका उत्तरदायित्व होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, और एक उनका उत्तरदायित्व होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ध्यान से देखना। तो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद शब्द अपने आप में ही सामूहिक का प्रतीक है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात कि मंत्रिपरिषद कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद साथ डूबती है और साथ तैरती है। अर्थात मंत्रिपरिषद जो होती है उसके सदस्य साथ डूबते हैं और साथ तैरते हैं। इसका सरल मतलब है कि मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए हमेशा लोकसभा में अपना बहुमत रखना होता है। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है या एक मंत्री के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है और लोकसभा में पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये सब हम सब संसदीय परंपरा में अभी पढ़ेंगे। और अगर आपसे पूछे मंत्री व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप पॉइंट कर लीजिए। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यानी आपसे पूछेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो लोकसभा के प्रति। यानी लोकसभा में, इसका सरल मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर होता है। जब तक उसका लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक उसका कार्यकाल रहेगा।
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत तौर पे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब मंत्रियों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी कारण बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि वास्तविक तौर पे प्रधानमंत्री ही जानते हैं आप सब ये कार्य करेगा, लेकिन अगर किसी मंत्री को हटाना हो तो कोई कारण बताने की जरूरत, कोई अभियोग लाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति उसको कभी भी मंत्रिमंडल से या मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक तौर पे काम करती है। तो यदि कोई मंत्री, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे इस्तीफा दे देना होगा। यानी मंत्रिपरिषद साथ डूबती है साथ तैरती है, तो जो भी कार्य वहाँ पर होंगे सामूहिक होंगे। तो यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से असंतुष्ट हो तो उसे एक ही रास्ता है कि वो अपना इस्तीफा सौंप दे। अनेक बार अनेक मंत्री असंतुष्टि के आधार पर इस्तीफा सौंपते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद से इस आधार पर या इस तरह से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री थे और पहली औद्योगिक नीति भी 1948 में उन्होंने प्रस्तुत की थी। बाद में नेहरू मंत्रिमंडल से उनके मतभेद हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी एक पॉइंट है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी और व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति जिम्मेदार होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तब भी उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जा सकता है या हटा दिया जाएगा उसको। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो मंत्री की नियुक्ति हो गई, उनकी शपथ हो गई और उनकी योग्यताएं, कैसे उनको नियुक्त किया जाएगा, कैसे वो अपना उत्तरदायित्व रखेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होगा और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होगा। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक संशोधन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, 91वां संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003 जो है वो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। देखिए 91वें संशोधन के पहले मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी, लेकिन 91वें संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के 15%, लोकसभा की सदस्य संख्या आप समझना इसको, लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखना। 91वां संशोधन 2003 आपको जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 91वें संशोधन 2003 द्वारा क्या बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। इसमें यह बताया गया कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसने मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित ये भी एक प्रावधान है, इसको आप ध्यान रखिए। तो मंत्रिपरिषद के बारे में ये चीज़ें आपने जान ली हैं। इसके बाद 3 चीज़ें और मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 है, थोड़ा अछूता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, और एक है 78 और एक है 88 जिसका संबंध मंत्रिपरिषद से कहीं ना कहीं है, मंत्रिमंडल से कहीं ना कहीं है। यानी भारतीय संविधान का एक है अनुच्छेद 77, एक है अनुच्छेद 78 और एक है अनुच्छेद 88 जिसकी अभी मैंने व्याख्या करते समय आपको कुछ बातें मैंने बताई। इन तीनों को भी यहाँ पर जोड़िए, एकदम टॉपिक स्पष्ट आपका हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 77 क्या कहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 77 ये बताता है कि भारत में जो कार्यपालिका के सारे काम होंगे, जो प्रशासन के सारे काम होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी कि जो संघ का 77, आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। अनुच्छेद 77 के बारे में सबसे पहले हम सब बात कर रहे हैं। मैं 2 अनुच्छेद आपकी सुविधा अनुसार मिटा देता हूँ, तो बाद में बता दूंगा। तो अनुच्छेद 77 ये बताता है कि संघ का जो प्रशासन होगा, या इसको आप ये ना लिखना चाहें तो संघ के जो कार्यपालिका के कार्य होंगे, संघ के
कार्यपालिका संबंधी जो कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, नाम से किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति को हम सब लोग पढ़े हैं। हालांकि एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी खूबसूरत है कि राष्ट्रपति का अपने कार्य से संबंधित कोई दायित्व नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ेगा तो उसको किसी उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के आधार पर उसको न्यायालय में मतलब जो है नहीं बुलाया जा सकता, या उसको उस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये भी एक प्रावधान है कि भारत में वैसे तो सारे काम संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को किसी कार्य के औचित्य के आधार पर किसी न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो वही करता है जो उसको मंत्रिपरिषद सलाह देती है। ये भी ध्यान रखना है। तो संघ के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और राष्ट्रपति जैसा उचित समझेगा वैसा कार्यों का बंटवारा करेगा। और बंटवारा किसके बीच करेगा? मंत्रियों के बीच करेगा, क्योंकि कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार छुप जाता है, इसको लोग नहीं पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 77 क्या कहता है? संघ के कार्यपालिका संबंधी या कार्यकारी जो भी कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। एक चीज़ वहाँ पर वो भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उसको किसी न्यायालय में जो है उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता। जो कार्यपालिका संबंधी उसने कार्य किए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो संघ के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और वो इन कार्यों का बंटवारा सुविधानुसार करेगा। हालांकि आप जानते हैं कि कार्यों का बंटवारा वास्तविक तौर पे कौन करेगा? प्रधानमंत्री। लेकिन संविधान में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रियों के कार्यों का विभाजन या मंत्रियों के जो कार्य होते हैं उनका बंटवारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। जो स्थिति लिखी हुई है वास्तविक तौर पे कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो ये 77 बताता है, यानी अनुच्छेद 77 में ये प्रावधान है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सरल भाषा में जानकारी देने का कर्तव्य या सूचना देने का कर्तव्य। यानी कि अनुच्छेद 78 ये बताता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य क्या है। तो अनुच्छेद 78 में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधी और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों संबंधी जानकारी प्रेषित करेगा, मतलब भेजेगा। यानी पहली चीज़ समझिए, यानी इसमें ये पहले आ चुका है एक आध बार, मतलब मुझे याद है लोअर पीसीएस का मेंस में दे रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य आया था कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है। तो यहाँ पर वो आपको समझना है। तो अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने के संदर्भ में कर्तव्य क्या है। तो पहला समझिए कि संघ का प्रशासन और मंत्रिपरिषद के निर्णय जो लिए जाते हैं उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। और दूसरा ये है कि संघ के प्रशासन या निर्णयों या मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित किसी भी मतलब जो है कार्य पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। ये एक प्रोटोकॉल है। अब जैसे एक बार ये हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो एक बार संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ इस बात को लेकर के। ज्ञानी जैल सिंह या हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आरोप लगाया ज्ञानी जैल सिंह ने कि राजीव गांधी सरकार जो है या राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को कोई भी सूचना संप्रेषित नहीं करते हैं। राजीव गांधी ने कहा कि मंत्रिपरिषद ये तय कर सकती है कि वो कौन सी सूचना राष्ट्रपति को भेजे कौन सी ना भेजे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही वास्तविक जो है शक्ति का प्रमुख है, तो वो तय करेगा कि कौन सी सूचना भेजी जाए कि ना भेजी जाए। साथ ही साथ राजीव गांधी ने एक और तर्क दिया कि मंत्री और प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो वो ये तय कर सकते हैं कि कौन सी सूचना वो राष्ट्रपति को दें और कौन सी सूचना राष्ट्रपति को ना दें। खैर वो अपवाद की स्थिति थी। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में अनबन चल रही थी।
डाक बिल को लेकर के भी विवाद था दोनों लोगों के बीच में। तो इसलिए वो एक समय तो ऐसा लगा कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो संकट टल गया। तो ये सूचना का कर्तव्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। और जो मैंने अभी आपको क्या बताया, अनुच्छेद 88, तो अनुच्छेद 88 वही बताता है कि मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होगा वो संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, दोनों सदन का तो हो नहीं सकता है। तो यदि कोई मंत्री बनता है तो दोनों सदन में कहीं पर भी भाग ले सकता है, हालांकि वो वोट वहीं पर करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से वो लोकसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकते, वक्तव्य दे सकते हैं, राय रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। और यदि कोई ऐसा सदस्य जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है लेकिन 6 माह तक मंत्री बना है, तो वो भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। तो 88 में महान्यायवादी के बारे में तो बताया गया है, मंत्रियों के बारे में भी बताया गया है। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और उसके कर्तव्य, मंत्री आदि की नियुक्ति से संबंधित है। सोचा तो था कि इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी बता दिया जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरे टॉपिक में आपको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में बता दूंगा और वो सारी स्थितियां भी क्लियर कर दूंगा। आज की जो क्लास है व्याख्यात्मक है, बहुत सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं, आप नोट करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे, केवल सुनेंगे तो नहीं समझ में आएंगे, सुनिए, समझिए और लिखते भी जाइए, खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, अगर हो सकेगा तो महान न्यायवादी भी उसी के साथ आपको बता दिया जाएगा।